एक क्वेश्चन बढ़िया है मेरे पास कि भाई 50 लाख रुपए मेरे पास है, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को प्लॉट खरीद लेना चाहिए या मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए? अब हम लोग जो इंडियंस होते हैं ना, वो होते हैं इमोशनल इंसान। हमारे पास पेरेंट्स का भी दबाव होता है और इसी के साथ-साथ काफ़ी सारे ऐसे प्रेशर्स होते हैं, जो हमें देखना होता है। उसी के साथ-साथ हमें अपनी ग्रोथ पे भी फोकस करना होता है। तो सारी चीज़ें ना ठोक-पीट के देखते हैं और देखते हैं कि भाई किसके लिए क्या ऑप्शन सही होने वाला है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ और मैं ये भी नहीं बोलूँगा इस समय पे आपको प्लॉट में जाओ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। आप उसको देखो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या करना है। ठीक है? तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे उस समय पे, तो यहाँ पे जो मेजर फैक्टर आते हैं कि भाई आप कहाँ खरीदना चाहते हो, कौन-सी जगह है? हमारे पास क्या टियर 1 वाली जगह है या हमारे पास टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है? टियर 1 में आ गई दिल्ली, आ गया बैंगलोर, आ गया चेन्नई, आ गई ये होगी टियर 1 जो हमारी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी टियर 2 वाली जो हमारे गाँव देश होते हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं टियर 2 सिटीज़ के अंदर। अगर आप टियर 1 सिटी के अंदर घर खरीदते हो या कोई भी प्लॉट खरीदते हो, तो उसकी ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इंडियन लेवल पे, वो दिखती है भाई 10 से 15% के आसपास। मोटे-मोटे तौर पे मिल जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि टियर 1 में भी आप एकदम प्रोमिनेंट जगह पर हो, जहाँ पे जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। जैसे जो मेरा घर है, अगर मैं इस समय पे उसकी प्राइस की बात करूँ क्योंकि हम गज में बात करते हैं, तो एक जो गज की कीमत आ रही है, वो आ रही है करीब-करीब डेढ़ से पौने 2 लाख रुपए के आसपास क्योंकि मेट्रो निकल गई वहाँ से, ज़मीनें निकल गई वहाँ से। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भाई वहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं इस समय पे प्राइस और इससे आगे कितना ही जाएगा, वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे आप खरीद रहे हो, वो कितना ग्रो कर सकता है। क्या वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है या डेवलप होने वाली है? तो अगर मैं गज वाइज़ बात करूँ कि भाई एकदम पॉपुलर सिटी है और आप टॉप नॉच एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ पे भाई महँगा पड़ेगा, वहाँ पे तो इससे कम ही ग्रोथ मिलेगी, 7 से 8% की मिलेगी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं भाई यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी है, मेट्रो नहीं आई है अभी या हमारी जो रोड है वो एकदम सही नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपको 10 से 15% की ग्रोथ ऑन एन एवरेज देखने को मिल सकती है। वहीं पे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात करें मतलब गाँव देश के अपने, तो भाई 7% से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब जो आप ज़मीन खरीद रहे हो, मान लो आप खेत खरीद लेते हो या आप एक ऐसी जगह पे लोकेशन के पे खरीद रहे हो अपनी दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ी दुकान बन जाएगी, काफ़ी बड़ी मार्केट बनेगी। तो अगर आप ऐसी जगह पे खरीद रहे हो तो आप 15% कंसीडर कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल जगह पे खरीद रहे हो, तो 7 से 10% के बीच में होता है। तो नॉन एन एवरेज जो टियर 2 सिटीज़ होती है, वहाँ पे 7 से 10% के लेवल पे ग्रोथ होती है। अब तो आपने ये चीज़ देख ली भाई टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के अंदर क्या आपको बेनिफिट और क्या नुकसान देखने को मिलेगा। अब ग्रोथ कहाँ से आती है नॉर्मली एक प्लॉट को अगर हम देखें तो ग्रोथ कहाँ से आती है? ग्रोथ कहाँ-कहाँ आ सकती है? पहली बेनिफिट आपको मिल सकता है प्राइस एप्रिसिएशन कि भाई मैं ये मान लेता हूँ आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर देख रहे हो क्योंकि आपने बोला 50 लाख रुपए, दिल्ली में तो 50 लाख रुपए में भाई कुछ नहीं आता। प्लॉट तो आप छोड़ दो, क्या ही प्लॉट आएगा उसके अंदर 20-25 गज का प्लॉट आएगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की तो भाई यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो कंपनसेशन या फिर मुआवज़ा जो हमारे हरियाणा के लोगों को काफ़ी बढ़िया मिला है, डीएलएफ ने आकर के भाई दबा करके पैसा दिया, करोड़पति बना दिया लोगों को। अगर आपकी जो सिटी है, वहाँ पे मुआवज़ा या फिर आपको पता है कि आने वाले टाइम पे भाई हाई राइज़िंग बनने वाली है, फ्लैट बनने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज़ जो ग्रोथ है ये आपकी 8 से 10% के आस-पास होती रहेगी। या फिर अगर आपको ये पता है कि भाई जिस भी गाँव या देश के अंदर मैंने ज़मीन खरीदी है, उसके आस-पास रोड निकल जाएगी, हाईवे निकल जाएगा या फिर मेट्रो आ जाएगी वहाँ पे या कोई रेलवे लाइन आ जाएगी और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो भाई एकदम शूट करता है ये जो प्राइस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शूट करता है ये वाला प्राइस। अब वहीं पे कुछ ऐसी ज़मीनें भी होती हैं जो अनऑथराइज़्ड होती हैं, ठीक है? अगर एक अनऑथराइज़्ड ज़मीन है तो वहाँ पे आपको पता है लोन नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके प्राइस आपको हमेशा लो देखने को मिलेंगे। वहाँ पे प्राइस राइज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता क्योंकि लोगों को खरीदना है तो अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, वो भी कैश के अंदर क्योंकि लोन तो मिलेगा नहीं। अब लोन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे डिमांड कम होगी, तो इसी वज़ह से ग्रोथ कम होगी उनकी प्राइस और प्लॉट के अंदर। वहीं पे अगर जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है, वहाँ पे आपने किसी भी कीमत पे खरीद लिया और उसको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कर देती है कि भाई अब गो बैंक जो है यहाँ पे लोन दे सकते हैं। तो उस केस के अंदर शूट अप करते हैं प्राइस मतलब ऑलमोस्ट ओवरनाइट पे आपको डेढ़ गुना के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। ये मैंने गाँव में देखी थी अपने वो अनऑथराइज्ड थी और वो ऑथराइज्ड हो चुकी है तो ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिससे एक नॉर्मली जो बंदा प्लॉट खरीद रहा है उसको ग्रोथ देखने को मिलेगी।
अगर उसने सिर्फ़ ऐसी ज़मीन खरीदी, उसके अंदर कुछ भी नहीं करा ना भाई, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है प्लॉट के केस के अंदर। अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात करते हो, टियर 1 सिटीज़ के अंदर तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे गुड़गाँव के अंदर मुआवज़ा मिल चुका है भाई, हाई रोड निकल चुकी है, प्राइस ग्रोथ हो चुकी है, मेट्रो अब ऑलमोस्ट जगह आ चुकी है। तो टियर 1 में इससे ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस थोड़े-से कम होते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं हमारे। अब अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे पास अभी तो एज़ सच ऊपर वाली तो कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, या कुछ केसेस के अंदर टियर 1 के अंदर भी कर लेते हैं, क्योंकि टियर 1 में ज़मीनें कम होती हैं लोगों के पास, तो अगर आपके पास 25-30 गज की ज़मीन है, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन है मेरे पास। अगर आप टियर 2 सिटीज़ के अंदर हो, तो वहाँ पे सबसे मेजर ऑप्शन आता है फार्मिंग का, कि भाई आप जाओ, पैसा उठाओ और फार्मिंग शुरू कर दो, या किसी बंदे को दे दो कि भाई तू फार्मिंग कर ले। उस केस के अंदर क्या होगा, जो भी आपका पूरा पैसा है, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आपका टैक्स सेविंग वाला पैसा आ जाएगा, अगर आप फार्मिंग शुरू कर देते हो। मतलब क्या होगा, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है, बीज-वीज डालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर आप वो जो ज़मीन है, उसको लीज़ कर सकते हो। जैसे हमारे में बात होती है कि भाई आप अधिया पे दे दो। अधिया में क्या होता है कि जितना भी भाई बोया जाएगा, जितना भी सामान मतलब आता है, उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है हर साल के बेसिस पे। या तो आप उसका हिस्सा ले लो, या फिर आप उसके बदले उससे पैसे ले सकते हो, जो भी आपने जिसको भी लीज़ आउट करी है अपनी ज़मीन। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें आपके खुद के एफर्ट कुछ नहीं होते, आपकी ज़मीन होती है, आपने कुछ नहीं करा, सामने वाला बंदा जो है उसके ऊपर पूरा-पूरा काम करेगा, बस वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जाके विज़िट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ भाई कई बार कब्ज़े-वब्ज़े भी हो जाते हैं, तो एक रिस्क है जो आपको देखना पड़ेगा अगर आप ज़मीन में करते हो। म्यूचुअल फंड की बात हम आगे करेंगे ही करेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट ज़मीन की कुछ बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे तो हम मेजरली बनाते ही रहते हैं वीडियो। वहीं पे अगर आप कुछ ऐसी ज़मीन खरीदते हो, जो कि टियर 1 सिटी से थोड़ी-सी दूरी है, तो वहाँ पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने का स्कोप मिलेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप दुकान खोल सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी थोड़ी-सी बड़ी है, तो आप कॉम्प्लेक्स खोल सकते हो, या फिर आप इसी के साथ-साथ स्टोरेज भी खोल सकते हो। स्टोरेज मतलब अगर आप देखोगे स्विगी, ज़ोमैटो होते हैं, या काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कहती है भाई मेरे को गोडाउन चाहिए, राइट? उसको भी आप दे सकते हो कि भाई उनकी जो दुकान है वो सिटी के अंदर है, लेकिन जो बैक साइड है वहाँ पे उन्होंने अपना गोडाउन बना लिया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंटल यील्ड मिलती है, जो कि होती है 12 से 15% की, अगर आपको ऐसी जगह ज़मीन मिल गई। क्योंकि अगर आप मेन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बना पाओगे, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? वहीं पे अगर आप वेयर हाउस भी बना दोगे, तो भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप मेन सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर हो। तो अगर आप मेन सिटी के थोड़े पास हो, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। इसी के साथ-साथ ये जो वेयर हाउस वाला ऑप्शन है, इसी के साथ-साथ आपको ये भी मिलता है कि भाई आप जाकर के वहाँ पे पार्किंग एरिया बना दो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पार्किंग भाई आप करने चले जाओ, आपको जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर आपके पास दिल्ली के अंदर भी गलियों में कुछ जगह है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ई-रिक्शे के लिए पार्किंग बना सकते हो। हर दिन बोलोगे भाई जो भी पार्क करेगा ₹50 ₹100 लूँगा मैं ओवरनाइट के, और आपके पास मान लो 50-100 गज की ज़मीन है, ठीक है? तो उसके अंदर आपके मोटे-मोटे तौर पे मान लो 15 से 20 या 25 ई-रिक्शा करे खड़े हुए, ठीक है? तो उसके अंदर अच्छी खासी पार्किंग से इनकम हो जाती है। अब आती है हमारी भाई कि भाई म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर दो हमारे प्लॉट को, ठीक है? अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो जो एवरेज रिटर्न आता है वो आता है हमारा 12 से 15% का। अगर आप एक लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में डालते हो, स्मॉल कैप में नहीं जाते, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ऑन एन एवरेज 12 से 15% के रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलते हैं। वहीं पे जो लिक्विडिटी होती है, वो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होती है। मतलब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप आज बेचो, T+2 के अंदर आपका पैसा पूरे के पूरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आपको कुछ भी झमेलेबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। आपको लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, भाई आपका पैसा हाज़िर है। अगर हम रिस्क की बात करें म्यूचुअल फंड में, अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप की बात करते हो, तो मिड टू हाई कैटेगरी का रिस्क होता है। मतलब मार्केट नीचे गिर गई, तो अगर आपने नहीं बेचा तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस केस में रिस्क आपका हाई हो जाएगा। वहीं पे अगर हम प्लॉट की बात करें, तो प्लॉट के जो ऑन एन एवरेज रिटर्न हमने ऊपर देखे हैं, तो उसके हिसाब से लोकेशन टू लोकेशन 7 से 12% के आसपास की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ वहाँ पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है, जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, 12% वहाँ पे आपको मिल सकती है। जो टियर 1 सिटीज़ हैं, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी वो जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट होते हैं, उन सब की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बात प्लॉट की हो रही है, राइट? तो इसी वजह से 7 से 12%, वरना उन उस केस में तो भाई और कम होते हैं। ठीक है, अगर आप हाउसिंग रेंटल में जा रहे हो तो।
वहीं पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें कि भाई अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो भाई बहुत ही लो होती है, क्योंकि आप बोलोगे भाई मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, कितने लोग आके खरीद लेंगे आपको सेम डे? कोई नहीं खरीदेगा आकर के, है ना? और खरीदेगा भी तो आपको जो प्राइस है वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो आपको लो ही मिलेगा कि मार्केट से। तो इसी वजह से लिक्विडिटी इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे जो रिस्क है वो भी मिड टू हाई है। क्यों रिस्क मिड टू हाई भाई प्लॉट के अंदर? प्लॉट के अंदर रिस्क मिड टू हाई इस वजह से है, जब आप प्लॉट खरीदने जाते हो तो वहाँ पे पेपर वर्क देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी के अंदर कि भाई 2 भाइयों की ज़मीन, एक बेचना चाहता, दूसरा नहीं बेचना चाहता। ऐसा तो नहीं है इल्लीगल ज़मीन है, ऐसा तो नहीं है कि जो ज़मीन बेच रहा है उसकी खुद ज़मीन है भी या नहीं है। इस तरीके के 100 झमेले आपको देखने को मिलती होंगी जब भी आप प्लॉट खरीदने जाते हो। इवन काफ़ी सारे लोगों ने तो पैसा खो दिया है कि भाई उन्होंने प्लॉट खरीद लिया, एक बंदा आ गया वहाँ पे गुंडा, वो कह रहा भाई मैंने तो कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? तो ये सारे रिस्क होते हैं प्लॉट के अंदर कि जब आप खरीद रहे हो तो आपको वेरिफ़िकेशन अच्छे से करवानी होती है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि अगर आप एक बार फँस गए तो फिर भाई पैसा नहीं मिलता वहाँ पे। म्यूचुअल फंड में तो आप फँस गए तो आपको मैं मान लेता हूँ 20, 30, 40% का नुकसान हो जाएगा। अगर आप किसी गलत ज़मीन में फँस गए, तो भाई पहली चीज़ आप वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे और पूरा पैसा डूबता है उस केस के अंदर। ऐसा नहीं होता कि 20, 30, 40% आपको मिलता है, कुछ नहीं मिलता उस केस के अंदर। सारा का सारा पैसा पानी में चला जाता है, तो इसलिए रिस्क मिड टू हाई होता है प्लॉट के केस के अंदर भी। अब बात करते हैं भाई सपोर्ट का, जो कि है मेजर चीज़ जो इसके ऊपर हमें समझना चाहिए। सपोर्ट अगर आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखोगे, तो सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको। सपोर्ट इसलिए नहीं मिलने वाला, पहली चीज़ आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहोगे, आप देखोगे कि मार्केट कैसी है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, नहीं करेगी, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर गई। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होती है या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग होती है, वो बहुत ही लोनली प्रोसेस है। उसके अंदर जब तक आपका पैसा नहीं बना ना, आपने कुछ नहीं बना लिया, तब तक आपको कोई पूछ भी नहीं रहा। उस समय पे आपको लोग बोलेंगे भाई क्या कर रहा है तू पैसों के साथ, कहाँ मार्केट में लगा रहा है, क्या गैम्बल कर रहा है, तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या कर रहा है। मार्केट कल गिर गई तो भाई 100 लोग चिल्लाएंगे तेरे ऊपर कि भाई क्या कर दिया तूने, पैसे कैसे गिरा दिए अपने पूरे पूरे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत लोग ये चीज बोलते रहते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी होने वाली है, वहां पे ना आप पे कोई प्राउड करेगा, ना वहां पे आप पे कोई आकर के ये बोलेगा कि भाई तूने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टिंग टाइम लेती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग के अंदर दिखता तो कुछ है नहीं, एक फिजिकल पेपर दे देते हैं स्लिप से आपको, अगर आप फिजिकल लेकर के आओगे तो वो दिखेगा कि हाँ भाई पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसको बताओगे कि भाई मैंने 10 लाख, मैं कह रहा हूँ आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दी एक मिडिल क्लास इंसान की, बहुत बड़ी बात होती है। बट किसी को पता नहीं है, ठीक है, तो कोई प्राउड नहीं करेगा, बोला हाँ ठीक है ना, इन्वेस्ट ही तो करा हुआ है, आज वो बढ़ गया कल नीचे हो जाएगा। तो ये बहुत लोनली जर्नी होने वाली है, यहाँ पे सपोर्ट आपको बहुत लो मिलेगा। उसी के साथ साथ कुछ खर्चे आएंगे, हमेशा इन्वेस्टमेंट निकालने के ऑप्शन मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको अपने मन को मानना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी चाहिए होगी खुद के ऊपर, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होगा। तो बहुत मुश्किल है म्यूचुअल फंड जर्नी, हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जब मार्केट 20-30% गिरेगी तो आपको पता चल रहा है ना, पैसा दिख रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं आगे पीछे, तो बहुत दिक्कत होती है। वहीं पे अगर आपने एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, तो जब आपने एक प्लॉट खरीद लिया तो बहुत हाई सपोर्ट होगा भाई, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे कि अरे भैया तुमने तो एक प्लॉट खरीद लिया, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। भाई जो लोग हैं आसपास के वो तुम्हें अच्छी निगाहों से देखेंगे, बोलेंगे भैया आपने कुछ बड़ा करा अपनी जिंदगी में, आपने 25-26 साल में एक प्लॉट खरीद लिया, चाहे छोटे से ही। उस केस के अंदर वो आकर के बोलेंगे देखो भाई मेरा लड़का सक्सेसफुल हो चुका है, इसने ये जमीन खरीद ली है, इसके ऊपर से वो 5% की रेंटल यील्ड कमाएगा। वो म्यूचुअल फंड से 15 कमा सकता था आसानी से, लेकिन ये 5 कमा रहा है, वहां पे जरूर है क्योंकि वो दिख रही है चीजें, है ना। घर वाले प्राउड बहुत करेंगे, घर वाले आपको जब आओगे तो 2 रोटी खाते हो तीसरी खुद देंगे, वो भी घी लगा करके। तो ये सारे सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं जब आप प्लॉट खरीदोगे, क्योंकि वहां पे आपको सोसाइटी में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, चाहे पैसों के वाइज अप्रिसिएशन मिले ना मिले, वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप लॉजिकल बात करोगे कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या है, आप मुझे बताओ। देखो, अगर आप लिक्विडिटी हाई चाहते हो, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, डर नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, हमेशा सीखोगे, अडेप्टेबल हो, ग्रोथ चाहते हो माइंडसेट के साथ, लोनलीनेस से रह सकते हो, चार गालियां सुन सकते हो जब पैसा गिरेगा, क्योंकि जब गिरता है तो कोई साथ नहीं देता, पैसा बढ़ेगा तो सब साथ देंगे। जब आपके पास ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करने का दम रखते हो, तब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें चाहिए भाई, ये सारी चीजें चाहिए होती है, ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट हो जाती है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई प्लॉट खरीद लूं मैं, दूसरा स्कोप होता है कि भाई जब मैं प्लॉट खरीदूंगा तो भाई क्या होगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, लोग सम्मान करेंगे। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लॉट देख सकते हो, वहां पे ग्रोथ नहीं आएगी डेफिनेटली, वहां पे अप्रिसिएशन नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन सम्मान बहुत देते हैं लोग उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको लेना चाहिए? अगर आपको कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए या आपको पता चल गया कि भाई जैसे जेवर था यहाँ पे, उसके अंदर ये था कि भाई वहां पे एयरपोर्ट बनेगा, वहां पे अगर किसी को प्लॉट मिल जाता उस समय पे या आज की डेट में भी मिल जाए, उसकी अप्रिसिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत अंधा पैसा बन सकता है वहां पे। क्यों?
फ्लाइट उतरेंगी, होटल्स बनेंगे, तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वहां पे रोड बन जाएगी, टीयर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी वो सिटी। उसमें अंधा पैसा बन सकता है आज की डेट के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसी कोई जमीन मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारा पैसा बनने के चांसेस है, और वहां पे इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको सिर्फ लेने के लिए लेना है कि भाई यहाँ पे प्लॉट खाली है, यहाँ ले लेता हूँ, घर के पास ही है, वहां पे अगर आपको इस तरीके से लेना है कि भाई घर वालों ने बोल दिया, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको एक ग्रोथ चाहिए, एक अच्छी जमीन मिल रही है, तो आपको जरूर लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी हो ना हो, रोड कट गया ना, वहां पर भाई मुआवजा इतना मिल जाएगा कि उसकी तो कोई हद ही नहीं है भाई। हरियाणा में देख लो, लोग अमीर बन चुके हैं मुआवजे पे। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके की प्रॉपर्टी मिल रही है, कहाँ मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पे, कुछ उम्मीद है ग्रोथ की या नहीं है। वरना क्या होगा, कई जगह आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, वहां पे ग्रोथ ही नहीं है, वहां पे कोई चीजें बढ़ ही नहीं रही, दुनिया ही नहीं आगे बढ़ रही, वहां पे कोई पैसा नहीं बनेगा आपको 10-10 साल तक। वही 2-2 4-4 5-5% ना रेंटल यील्ड आती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भाई ग्रोथ मिलती है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट इतना नहीं मिलता। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे पास खुद का घर होता, मेरे पास सारी चीजें हैं, तो उस केस के अंदर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता, प्लॉट के अंदर नहीं जाता। मेरे पास म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है, और मेरे पास एक और एसेट क्लास ऐड करना है मुझे अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं जाकर के एक प्लॉट लेता। लेकिन अगर मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर कोई पोजीशन ही नहीं है, पूरा पैसा प्लॉट में चला गया, तो ये अच्छा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से देखोगे, एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखोगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।